तो B6 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, होलो स्फीयर का सवाल है नेक्स्ट वाला। तो होलो स्फीयर वाले सवाल में टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अपन ने, और लिखा हुआ क्वेश्चन में होलो स्फीयर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। तो इससे अपन इसका सिग्मा बता सकते हैं, Q अपॉन 4πa² के बराबर। और स्मॉल एरिया ऑफ डी ए ऑफ द स्फीयर इज कट आउट, इसमें से कुछ पार्ट कट कर दिया अपन ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता लगाना है एट द सेंटर, सेंटर पर। तो ये स्फीयर है जैसे, और इसका चार्ज Q है, और इसका जो रेडियस है वो हमको ए दिया हुआ है। तो रेडियस ए दिया हुआ है, तो वैसे तो अभी क्या है, सेंटर पर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन रहा होगा, लेकिन इसमें से अपन ने कुछ पोर्शन कट कर दिया। कितना पोर्शन कट कर दिया, डी एरिया वाला पोर्शन कट कर दिया। तो उससे क्या है, अब यहां वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, लेकिन अपन क्या करें, यहां पर एक डीए वाला एरिया अपन रख दें और एक डीए वाला एरिया हटा भी दें साथ में। तो डी वाला एरिया हटा दें तो उससे क्या होगा, इसमें से ये डीए वाला पोर्शन माइनस कर दिया तो ये वाला बन गया। अब इंडिविजुअली क्या है, ये जो डीए है वो बहुत स्मॉल है, स्मॉल का मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा होगा। तो पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा होगा, तो अपने पास क्या है कि यहां वैल्यू निकालने के लिए एक तो स्फीयर है और एक ये डीए वाला पोर्शन जो एक पॉइंट चार्ज है। तो इस पर अगर चार्ज जो है वो डीक्यू है, इस वाले पर चार्ज अगर डीक्यू है, तो सेंटर पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, यहां पर इस वाले केस में सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई एट सेंटर। एक तो इस स्फीयर के कारण ई ड्यू टू स्फीयर, स्फीयर के कारण सेंटर पे, और प्लस ई ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज के कारण। और ये यहां माइनस लिखो तो यहां प्लस लिख दो, अब यहां माइनस लिख दे तो यहां प्लस लिख देते हैं, तो ये हो गया माइनस एंड ई ड्यू टू डी क्यू। अब सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना था, तो स्फीयर के कारण तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, और पॉइंट चार्ज के कारण कितना बचेगा, तो पॉइंट चार्ज के कारण बच जाएगा के डी क्यू अपॉन, और ये सेपरेशन यहां से यहां तक की, तो सेपरेशन कितनी यहां से यहां तक की, ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। और मैग्नीट्यूड लिखना चाहें केवल अगर, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सी पर मैग्नीट्यूड केवल, तो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो हो गई कितनी, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और क्वेश्चन में डी क्यू की वैल्यू डालनी है अगर अपने को, तो डी क्यू की वैल्यू कैसे डाल सकते हैं अपन यहाँ पे, ये डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू बराबर क्या डाल सकते हैं, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए में सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू चार्ज इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, 4πa² में, और हमें कितने पता लगाना है, डीए में, तो ये हमें डी क्यू की वैल्यू पता लग गई। ये डी क्यू हम यहां डाल सकते हैं, इससे हमें सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लग गई। तो ये हमने कुछ पोर्शन कट कर दिया था, तो इसमें अपन ने किस बात का यूज किया कि क्यों पूरे स्फीयर का पता लगाएं, जब हमें पूरे स्फीयर के कुछ कट करने के बाद क्यों पता लगाएं, जब हमें पूरे स्फीयर के सेंटर का 0 पता है। तो हमने क्या किया, यहां एक छोटा सा एलिमेंट रख दिया ताकि अभी कंप्लीट स्फीयर बन गया, और स्फीयर कंप्लीट होते ही सेंटर पे वैल्यू हमने 0 यूज कर ली, और जो छोटा सा पोर्शन कट किया था वो एक पॉइंट चार्ज बन गया, पॉइंट चार्ज का वैल्यू हो गया। और डी क्यू निकालने के लिए कट करने के पहले का हमें जो है कुल चार्ज क्यू दिया हुआ था, तो उससे हमें सिग्मा पता लग गया, क्यू चार्ज 4πa² एरिया में था, तो डी एरिया में कितना आया, तो उससे हमें डी क्यू की वैल्यू उठाकर यहां डाल दी। यह है B6 क्वेश्चन नंबर 6। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आए, तो ये लाइन चार्ज का क्वेश्चन है 7 नंबर, और इसमें क्या है, 2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दे रखे हैं 2, और दोनों पर जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है, लेमडा, और इनके बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो क्या है, थीटा। तो हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है, विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ओ, ओ से x डिस्टेंस पर। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसे दिया हुआ है ये वाला, और एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ये ऐसे दिया हुआ है ये वाला, और हमें क्या पता लगाना है कि चार्ज डेंसिटी इस पर भी लेमडा है और इस पर भी लेमडा है, और यहां से x सेपरेशन पर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है। तो ये पूरा एंगल हमको थीटा दिया हुआ है, ये पूरा थीटा दिया है, तो फिर ये आधा कितना हो जाएगा, θ/2, और ये भी कितना हो जाएगा, θ/2। तो ये एंगल्स पता लग गए अपने को, θ/2 और θ/2। अब हमने क्या किया, हमने यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इस सेपरेशन का नाम हो गया R, तो हमें ये R ही चाहिए था, और ऐसे कैसे इधर से परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये वाला जो सेपरेशन है ये भी कितना हो गया, R। तो इसी कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पर वो इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा, E, क्योंकि प्लस लेमडा है रिपल्शन का, और इसी कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी हो गया कितना, E। और एंगल की बात करें तो ये है 90 θ/2, तो ये वाला कितना हो गया, 90 - θ/2। तो
90 माइनस थीटा बाई टू, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा बाई टू। अब ये थीटा बाई टू है तो ई कोस थीटा बाई टू और ई कोस थीटा बाई टू तो कैंसिल हो गए, और ई साइन थीटा बाई टू, ई साइन थीटा बाई टू ऐड हो गए, तो टोटल मिलाकर यहां वैल्यू कितनी बन गई ऊपर की तरफ, ई नेट ऊपर की तरफ ये हो गया 2e साइन थीटा बाई टू, ये वाली वैल्यू। तो वैल्यू लिखे नेट अगर अपन, तो ये बन गया अपने पास ई नेट बराबर 2e साइन थीटा बाई टू, और 2e साइन थीटा बाई टू में ई की वैल्यू लिखे, ई की वैल्यू के लिए हमको आर चाहिए, तो थीटा बाई टू के ये आर हो गया और ये एक्स हो गया, तो थीटा बाई टू के सामने वाला आर और 90 के सामने वाला एक्स है, तो साइन थीटा बाई टू की वैल्यू लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा बाई टू इक्वल टू कितना बना, आर अपॉन एक्स। तो आर बराबर कितना हो गया यहां से, आर बराबर एक्स साइन थीटा बाई टू, तो आर की वैल्यू चाहिए अगर अपने को तो यूज कर सकते हैं अपन एक्स साइन थीटा बाई टू। तो ई के लिए लिख दिया अपन ने 2 के लेमडा बाई आर और इनटू साइन थीटा बाई टू, और ये जो आर है ये वाला इसी जगह लिख दिया यहां पर अपन ने एक्स साइन थीटा बाई टू, तो एक्स साइन थीटा बाई टू, तो यहां से ये कितना हो गया कैंसिल होने के बाद 4 के लेमडा अपॉन एक्स, ये वैल्यू आ गई अपने पास। कब, जब ये भी प्लस लेमडा और ये भी प्लस लेमडा है। अब इसी का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, रिपीट द अबव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को करना है अपने को, कब के लिए, जब इस वाले पर चार्ज डेंसिटी जो है वो माइनस लेमडा हो, तो ये वाली जो चार्ज डेंसिटी ये वाली ये माइनस लेमडा हो गई, अब प्लस लेमडा थी पहले अब माइनस लेमडा हो गई, तो ये माइनस लेमडा होने के कारण क्या होगा, इस वाले पर माइनस लेमडा हुआ अगर मान लो, इस वाले पर माइनस लेमडा, इस वाले पर तो प्लस लेमडा ही है, अभी इस वाले पर माइनस लेमडा करते हैं, तो इस वाले पर माइनस लेमडा हुआ अगर, तो इस पर माइनस लेमडा होने से क्या होगा, वो जो ई था पहले रिपल्शन का अब वो अट्रैक्शन का हो जाएगा, यानी अब ये जो पहले इधर की तरफ था ये अब हट के इधर की तरफ आ जाएगा, और इधर की तरफ आ गया तो इसका मतलब ये एंगल जो थीटा बाई टू है अब की बार ई साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा और इधर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, और दोनों ऐड होकर के इस बार कितना बन जाएगा ये वाले वैल्यू, इस बार ये हो जाएगा 2e कोस थीटा बाई टू, तो यानी इस जगह क्या आ जाएगा कोस थीटा बाई टू, इस जगह क्या आ जाएगा कोस थीटा बाई टू, ये कोस थीटा बाई टू और ये साइन थीटा बाई टू, यानी क्या बन जाएगा कोट थीटा बाई टू, तो 4 के लेमडा बाई एक्स, और इस बार कटा नहीं ये दोनों, इस बार जो है वो डिवाइड होकर यहां आ गया कितना कोट थीटा बाई टू, तो सेकंड पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा 4 के लेमडा बाई एक्स और इंटू कोट थीटा बाई टू, क्योंकि ये जो ई की डायरेक्शन है वो अट्रैक्शन की डायरेक्शन आ गई इसलिए। ये था B7 क्वेश्चन, और B7 के बाद नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की बात करें अपन, B8, नेक्स्ट B8 में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट B8 में अगले क्वेश्चन में SHM को शामिल किया हुआ है, और क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है अपन से कि सिंपल पेंडुलम जिसका मास दिया हुआ है 60 ग्राम और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू दे रखी है, और कितने ऑसिलेशन पूरे कर रहा है, 30 ऑसिलेशन 50 सेकंड में पूरे कर रहा है। तो अपने क्या पता लगाना है कि अगर अपन वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 × 10⁴ वाला स्विच ऑन करें ऊपर की तरफ, तो 60 ऑसिलेशन कितने में पूरे करेगा, अगर पहले वाला ऑसिलेशन जब बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिया हुआ है वो वाली वैल्यू भी हमको दे रखी है। तो पहले वाले पार्ट की बात करें इसमें, तो क्या दिया हुआ है अपने को सिंपल पेंडुलम के लिए 30 ऑसिलेशन पूरे कर रहा है, कितनी देर में 30 ऑसिलेशन पूरे कर रहा है ये 50 सेकंड में। अब 30 ऑसिलेशन 50 सेकंड में पूरा किया तो एक ऑसिलेशन का जो टाइम है यानी टाइम पीरियड वो कितना हो गया, वो हो गया 50/30 सेकेंड। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो हो गया 2π√L/g, और उसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है अपने को कितनी 5/3 सेकेंड, ये पहले वाले केस में दिया हुआ है। अब हमने क्या किया है, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ, नीचे की तरफ mg वाला फोर्स लग ही रहा था इसमें, और उसके अलावा हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया है वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ कितना लग गया QE। अब mg नीचे और QE ऊपर, तो नेट फोर्स जो हो गया यानी जी इफेक्टिव निकालना चाहे अगर अपन, तो mg इफेक्टिव बराबर वो कितना हो जाएगा, वो हो गया mg - QE, ये हो गया नेट फोर्स जब अपन ने ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस पर। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो हो गया mg - QE/m। तो जी इफेक्टिव बराबर हो गया अपने पास mg - QE/m, g - QE/m। तो इसमें अब अपने को सारी वैल्यूज दे रखी हैं, Q दे रखा है, E दे रखा है, M दे रखा है, तो ये वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा 5 मीटर/सेकंड²। यानी जी इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो एक तरह से कितनी आ गई, वो आ गई g/2। तो नए केस में जो टाइम पीरियड बना T डैश बोल रहे हैं अगर अपन उसको,
तो टी डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो गया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की जगह डाल दिया अपन ने जी बाई 2, तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी बाई 2, 2 पर चला गया और रूट 2 बनकर बाहर आ गया, तो रूट 2 इंटू 2 पाई रूट एल बाई जी। अब 2 पाई रूट एल बाई जी की वैल्यू तो 5 बाई रूट 3 सेकंड है, तो 5 बाई 3 सेकंड तो ये, और इंटू रूट 2, ये टी डैश आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 60 ऑसिलेशन, तो 60 ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा, 60 इंटू टी डैश, क्योंकि एक ऑसिलेशन का टाइम ये है, तो नया केस में जो टाइम पीरियड बना वो कितना बन जाएगा, 60 इंटू रूट 2 इंटू 5 बाई 3 सेकेंड, ये टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर B8। इसमें हमने जी इफेक्टिव का यूज किया, यानी पहले 2 पाई रूट एल बाई जी टाइम पीरियड था जब सिर्फ mg था, फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो नए केस का जी इफेक्टिव निकाल दिया, और जी इफेक्टिव निकालने से नया टाइम पीरियड पता लग गया। B8 के बाद नेक्स्ट B9 क्वेश्चन है। B9 वाले क्वेश्चन में क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की शीट दे रखी है अपने को, और उनकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा 2 सिग्मा और -4 सिग्मा। तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट वाला केस का सवाल है, और इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के केस में आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होता है, और अगर शीट के लिए नाम दिया हुआ हो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, तब तो हम कंडक्टिंग वाले केस में कंडक्टिंग का, नॉन कंडक्टिंग वाले केस में नॉन कंडक्टिंग का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और जब कुछ नहीं दे रखा हो तो बाय डिफॉल्ट वो नॉन कंडक्टिंग शीट होती है। तो अभी तो यहाँ शीट का नाम नहीं दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो ये नॉन कंडक्टिंग शीट हो गई। और अब हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड A B C D, 4 पोजीशन पता लगाना है। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट्स दे रखी है अपने को 3, और इनकी चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है वो क्या है, वो है सिग्मा 2 सिग्मा और -4 सिग्मा, और जिन पॉइंट्स पर वैल्यू पता लगानी है वो क्या है, वो है ABCD। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के केस में सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमें जो सेपरेशन नहीं दे रखी उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। और ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है तो जब सेपरेशन नहीं आता तो सभी शीट को अपन एक साथ लिख सकते हैं, तो ए वाली पोजीशन पता लगाने के लिए हमने तीनों शीट को एक साथ ही ले लिया, और एक साथ ले लिया तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 3 सिग्मा और -4 सिग्मा, यानी क्या बच गया इफेक्टिवली माइनस सिग्मा, और माइनस सिग्मा बच गया, तो यानी ए वाली पोजीशन पर नेट अट्रैक्शन वाली वैल्यू हो गई है। तो डायरेक्शन तो हो गई अट्रैक्शन की, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया ए पर, ये हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। डायरेक्शन नीचे की तरफ, नीचे को उन्होंने माइनस जे के बोला है, तो डायरेक्शन भी लिखना चाहे साथ में, तो ई ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 और माइनस जे के। ये अपन ने कहां के लिए पता लगाया, ए वाली पोजीशन के लिए। अब ऐसे ही बी वाली पोजीशन के लिए पता लगाएं, तो बी वाली पोजीशन के लिए क्या होगा, बी वाली पोजीशन के लिए एक शीट तो ये ऊपर की तरफ है यहां पर, इसके कारण सिग्मा, और ये 2 शीट नीचे की तरफ है, दोनों मिलाकर एक साथ लिख सकते हैं अपन, तो एक साथ लिखें अगर अपन इन दोनों को तो कितना हो गया 2 सिग्मा और -4 सिग्मा, यानी कितना -2 सिग्मा। तो इस बी वाली पोजीशन पर सिग्मा के कारण रिपल्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और -2 सिग्मा के कारण अट्रैक्शन वाला। तो माइनस का यूज कर चुके हैं डायरेक्शन दिखाने में, तब तो सिर्फ वैल्यू लिखनी रह गई, तो इस सिग्मा के कारण भी नीचे और 2 सिग्मा के कारण भी नीचे, तो बी पर टोटल मिलाकर जो वैल्यू बनी वो कितनी हो गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन अगेन नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन को क्या लिख सकते हैं माइनस जे केप, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कितना हो गया, ये हो गया 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 डायरेक्शन माइनस जे केप। और ऐसे ही सी वाले केस में डी वाली पोजीशन पता है, ये अपन ने ए पर बताया, बी पर बताया, सी और डी पर भी बताना है। तो सी पर अब सीधा देखें यहां से, तो सी वाली पोजीशन पे दोनों शीट एक साथ, तो 3 सिग्मा ही है, 3 सिग्मा के कारण किधर की तरफ, नीचे की तरफ, और -4 सिग्मा के कारण किधर, नीचे, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, टोटल मिलाकर हो गया 7, 4 एंड 3, 7 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन नीचे की तरफ यानी माइनस जे के। और डी वाली पोजीशन की बात करें तो डी वाली पोजीशन पर कैसे, डी वाली पोजीशन पर तीनों एक साथ, तो 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, यानी +3 सिग्मा -4 सिग्मा से माइनस सिग्मा बच गया, और माइनस माना अट्रैक्शन माना ऊपर की तरफ, तो कितना हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन हो गई क्या जे के, ये डी वाली पोजीशन पर हो गया। तो ये है B9 क्वेश्चन, और इसमें इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का यूज किया था अपन ने। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब अपना वो है B10। नेक्स्ट इज B10। तो B10 में क्या दिया हुआ है अपने को, B10 में बोला हुआ है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हमें आंसर पता लगाना है, और
ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर। तो स्फीयर का केस है, स्फीयर जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर के लिए, और इस स्फीयर में इस बार हमें रो के टर्म्स में दिया हुआ है और रेडियस आर दे रखी है, और हमें क्या पता लगाना है कि एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और किधर की तरफ इनसाइड, और एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर आउटसाइड, दोनों जगह पर वैल्यू लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है यानी सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर के कारण यहां से आर सेपरेशन फर्स्ट वाले केस में किधर की तरफ, इनसाइड, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ यानी यहां से आर अंदर की तरफ पता लगाना है अपने को। अब इसकी जो रेडियस है वो है आर। अब रेडियस आर है तो जिस पॉइंट पर हमें पता लगाना चाहते हैं ए पर, उसकी यहां से सेपरेशन क्या हो गई, आर माइनस आर, और हम सेंटर से डिस्टेंस के टर्म में वैल्यू जानते हैं कितनी बनेगी, E8A बराबर कितना, रो आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो रो और आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर माइनस आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो। ये हो गया मैग्नीट्यूड, है ना, ए वाली पोजीशन पर। और ऐसे ही आर बाहर की तरफ भी पता लगाना है अपने को। अब आर बाहर की तरफ पता लगाना है यानी बी वाले पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो है वो है आर, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, आर प्लस आर। तो बी वाली पोजीशन पे निकालना है। अब अंदर के लिए तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो फॉर्मूला होता है, लेकिन बाहर के लिए तो हम क्यू के टर्म्स में जानते हैं, मतलब उसको रो के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाहर वाले के लिए हो गया कितना, के क्यू अपॉन, और सेपरेशन कितना, आर प्लस आर का स्क्वायर। अब क्या करें, इस क्यू को रो के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना हो गया, के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और क्यू उसका वैल्यू कितना, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये बी वाली पोजीशन पर वैल्यू हो गई, और इसमें अब पाई वगैरह कट करके बी पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आउटसाइड वाली पोजीशन हो गया। आउटसाइड वाला हमने रो के टर्म्स में नहीं निकाल रखा क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, जब जरूरत पड़ती है तो क्यू को हम रो के टर्म्स में निकाल के लिख देते हैं। अब इसी क्वेश्चन में B10 वाले में के बाद B11 वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, रिपीट द क्वेश्चन इफ स्फीयर इज होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। और इस बार होलो स्फीयर के लिए बोला हुआ है अपने को, पहले तो सॉलिड स्फीयर के लिए दिया था, लेकिन अब 11 वाले क्वेश्चन में जो है हमें, तो पार्ट 2 के सेक्शन बी में 10 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो है 11, और इसमें क्या दिया हुआ है कि B10 में जो हमने किया था उसमें तो सॉलिड स्फीयर था, और इस बार हमको होलो स्फीयर लेना है, नॉन कंडक्टिंग दिया हुआ है, और रेडियस इसकी जो है वो है आर। और हमें क्या पता लगाना है, अगर इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है। कहां पर, एक तो आर इनसाइड और एक आर आउटसाइड। तो यहां से आर इनसाइड की बात करें यानी यहां पर, तो आर अंदर की तरफ है, लेकिन अब अंदर की तरफ के लिए हमें आर की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि अंदर किसी पॉइंट पर होलो स्फीयर के लिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जीरो होती है। तो इस पॉइंट ए पर जो वैल्यू है वो आगे कितनी, जीरो। लेकिन बाहर की बात करें तो यहां से आर सेपरेशन पर, तो आर तो यहां से सरफेस से, सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर। तो इस पॉइंट को अगर बी नाम दें तो कितना हो गया, ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सेपरेशन आर का नाम क्या हो गया, यहां से सेंटर से डिस्टेंस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। लेकिन हमें क्वेश्चन में सिग्मा डिफाइन किया हुआ था, तो क्यू की वैल्यू सिग्मा के टर्म में लिख दें, तो क्या लिख सकते हैं, इसका क्यू बराबर अपन, क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ डाल दे वैल्यू, तो बी पर वैल्यू बन गई अपने पास कितनी, के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, और अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये बी पर वैल्यू हो गई। ये है 11। और सेक्शन बी का B12 की बात करें अब अपन, B12, तो B12 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, इसमें एक तो सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और एक रिंग का पार्ट है, 1/4 रिंग और सेमी सर्कुलर रिंग, दो तरह की रिंग दे रखी है इसमें। तो फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, B12 के दो पार्ट है, उसमें पहले पार्ट की बात करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ओ वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगाना है। तो एक तो थ्रेड दे रखी है जिसपे चार्ज डेंसिटी लेमडा है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें अपन, क्या दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, ये एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का, और फिर ये सर्कुलर पोर्शन में वायर, और फिर वापस से इनफाइनाइट लेंथ का। तो ये लेमडा चार्ज डेंसिटी, और हमें क्वेश्चन में पता लगाना है कि ओ पर वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये डिस्टेंस, ये रेडियस जो है वो आर है, तो ये सेपरेशन भी आर हो गया, ये सेपरेशन भी आर हो गया। तो इसकी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये सेमी इनफाइनाइट के कारण, सेमी इनफाइनाइट कारण अपन जानते हैं कि जैसे सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इसी कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वाली पोजीशन पर, इधर की तरफ भी के लेमडा बाय आर और इधर की तरफ भी के लेमडा बाय आर।
तो यहाँ पर ये लेमडा चार्ज डेंसिटी इसकी, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक एलिमेंट ले जैसे, तो यहाँ पर यू डायरेक्शन, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ ये वाला, ये हो गया के लेमडा बाय आर, और एक नीचे की तरफ इस वाले डायरेक्शन में ये हो गया के लेमडा बाय आर, और ऐसे इसके कारण एक एलिमेंट ले तो इस तरफ डायरेक्शन आएगी। तो इस बार इसके लिए वैल्यू निकालना चाहें अगर अपन, तो इसकी चार्ज डेंसिटी अगर अपन ये लेमडा बोले, ये एलिमेंट यहाँ पर डायरेक्शन इधर की तरफ, तो इसके दो कंपोनेंट बने, एक इधर और एक इधर की तरफ, तो ये वैल्यू के लेमडा बाय आर और ये वाली वैल्यू भी के लेमडा बाय आर। अब अभी दो जनों के कारण जो है टोटल वैल्यू कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो अब सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा रह गया। और इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये जानते हैं अपन, कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगेन दो पार्ट इसके, दो कंपोनेंट, इधर की तरफ के लेमडा बाय आर और इधर की तरफ के लेमडा बाय आर, तो नेट जो वैल्यू बनी इसके कारण वो कितनी बन गई, वो बन गई √2 के लेमडा बाय आर। तो इधर की तरफ जो वैल्यू आई है इसके कारण ये आ गया √2 के लेमडा बाय आर। तो टोटल 3 जने थे, 2 सेमी इनफाइनाइट वायर और एक ये 1/4 रिंग, तो इन दोनों ने तो एक दूसरे के पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया, और ये जो बचा था इसी कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इधर की तरफ आ गया √2 के लेमडा बाय आर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। और इसी B12 के सेकंड पार्ट की बात करें अगर अपन अब सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है इस बार अगेन 2 सेमी इनफाइनाइट वायर हैं, और इस बार जो रिंग दे रखी है अपने को वो हाफ रिंग दे रखी है, और इस हाफ रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो ये तो है क्वेश्चन, ये वायर, ये रिंग और फिर से ये वायर, और हमें जिस पोजीशन पर आंसर निकालना है इसका वो है ये वाली वैल्यू। तो इसमें कितना आएगा वैल्यू, इसके कारण जो बनेगा यहाँ डायरेक्शन इधर की तरफ, तो एक पार्ट इधर की तरफ के लेमडा बाय आर और एक पार्ट इधर की तरफ के लेमडा बाय आर, और ऐसे ही इस वाले कारण जो बनेगा वो वैल्यू इधर की तरफ एक के लेमडा बाय आर और एक इधर की तरफ के लेमडा बाय आर, तो टोटल मिलाकर नीचे कितना हो गया 2 के लेमडा बाय आर। और इस हाफ रिंग के कारण अपन जानते हैं ऊपर की तरफ वैल्यू कितनी होती है 2 के लेमडा बाय आर। अब ये दोनों मिलाकर के लेमडा बाय आर कितना बना था 2 के लेमडा बाय आर, और ये दोनों जो इधर की तरफ वैल्यू आई वो के लेमडा बाय आर, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया और इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो इस वाले पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया 0। तो ये है सेक्शन बी, B12 तक, और इसके बाद पार्ट 2 सेक्शन बी। एक्सरसाइज ऑन पार्ट 2 सेक्शन बी में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सेक्शन में पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है B1। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है, इसका लेंथ L है और इस पे एक मास M लटका रखा है अपन ने, और चार्ज Q इसको हमने दिया हुआ है, और SHM कर रहा है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया अगर अपन एक्स डायरेक्शन के लो और थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हम छोड़ दें तो टाइम पीरियड हमें पता लगाना है। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड वैसे अपन जानते हैं T बराबर 2π√L/g, लेकिन अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया अपन ने इसमें तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π√L/g इफेक्टिव। अब g इफेक्टिव की वैल्यू लिखें तो g इफेक्टिव की वैल्यू कैसे लिखेंगे इसमें अपन, इससे मास जो हमने m लटका रखा है उस कारण mg नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया इधर की तरफ वो QE, चार्ज है Q, और एक इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस कारण से QE वाला फोर्स इधर की तरफ। तो जो नेट g इफेक्टिव बनेगा उसके लिए जो नेट फोर्स बना वो कितना बन गया यहाँ से, ये हो गया √mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर, ये हो गया नेट फोर्स F नेट, ये वाला फोर्स F नेट। तो ये जो F नेट है इससे अपन G इफेक्टिव की वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो G इफेक्टिव कितना बन जाएगा यहाँ से, G इफेक्टिव बराबर F नेट अपॉन M, तो यानी कितना हो गया √mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर, ये तो था नेट फोर्स, और इसको मास से डिवाइड कर दें तो ये हो गया अपने पास क्या G इफेक्टिव। तो G इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ डाल दे तो इससे अपने को टाइम पीरियड की वैल्यू पता लग जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में मैं टाइम पीरियड बता रहा था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन डी, टाइम पीरियड इज 2π√L/g इफेक्टिव। B1 क्वेश्चन था। और इसके बाद नेक्स्ट B2 क्वेश्चन की बात करें तो B2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चार्जेस 2q एंड -q आर लोकेटेड एज शोन इन द फिगर। तो दो चार्ज है 2q और -q और ऐसे रखे हुए हैं, और हमें क्या पता लगाना है क्वेश्चन में, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 होगी, ये हमें पता लगाना है। द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, तो ये जो चार्ज है ये दिया हुआ है अपने को -q, और यहीं पर एक और चार्ज जो रखा हुआ है उसका वैल्यू है +2q, और ये A ये B। और अब हमें ये पता लगाना है कि
किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। यानी ऑप्शंस में है कि इन दोनों के बीच में या किसी एक साइड में, इस तरह से। तो सबसे पहले बीच वाली पोजीशन की बात करें जैसे, तो माइनस क्यू के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर हमें पता लगानी है, तो उसके लिए क्या करें, उस पोजीशन पर एक कूलाम चार्ज मन में अज्यूम कर लें। तो एक कूलाम चार्ज मन में अज्यूम करें यहां पर अपन, तो माइनस क्यू के कारण वो अट्रैक्शन फील कर रहा होगा और प्लस 2 के कारण वो रिपल्शन फील कर रहा होगा। तो दोनों ही कारणों से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, इसलिए 0 नहीं हो सकता। इधर वाले पोजीशन की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे माइनस क्यू के कारण अट्रैक्शन हो रहा होगा और प्लस 2 क्यू के कारण रिपल्शन हो रहा होगा, और यानी इसका मतलब यहां पर डायरेक्शन तो अपोजिट आ गई है। अब अगर मैग्नीट्यूड सेम आ जाते हैं तो यहां पर वैल्यू जो है वो 0 आ सकती है। और इस वाली पोजीशन की बात करें तो यहाँ 2 क्यू कारण क्या है, रिपल्शन, और माइनस क्यू कारण अट्रैक्शन। तो यहां भी अगर मैग्नीट्यूड सेम आ जाते हैं तो 0 हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी अपने पास है। इन दोनों में से ये वाली पॉसिबिलिटी किस तरह से रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि इस चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा है इसके मुकाबले और डिस्टेंस भी कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसमें इस 2q का r कम है इसलिए भी e ज्यादा है, और q की वैल्यू ज्यादा है इसलिए भी e की वैल्यू ज्यादा है। दोनों ही कारणों से e इसका यहां पर इसके मुकाबले माइनस क्यू के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता यहाँ पर, और इसलिए इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगा। यहाँ तो डायरेक्शन भी अपोजिट नहीं थी इसलिए नहीं हो पाया। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी बची। तो जो चार्ज छोटा है उससे डिस्टेंस भी कम है, तो जिसका क्यू कम है उसका आर भी अगर कम हो तो फिर ई की वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है। तो इस वाली पोजीशन पर इसके कारण और इसके कारण ई मैग्नीट्यूड में सेम आ सकता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, समवेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू। ये था B2 क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट B3 की क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, तो B3 में क्या है, नेक्स्ट B3 में इसमें दिया हुआ है, हमें पूछा है द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस R। तो हमें एक रिंग के कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है। तो हम ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं कि एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो E का जो वैल्यू होगा यहां पर हो गया कितना, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। किस पोजीशन पर मैक्सिमम होती है हमें ऑलरेडी पता है, r/√2 पर होती है। कैसे लाते हैं अपन उसको, d/dx को 0 करके लेके आते हैं। तो d/dx जब हम 0 के बराबर करते हैं तो जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आता है वो है x बराबर r/√2। तो फॉर ई मैक्सिमम x इक्वल टू r/√2, और ई मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो ई मैक्सिमम निकालने के लिए अपन क्या करें, फॉर ई मैक्सिमम निकालने के लिए यहाँ x की वैल्यू जो है वो अपन इसमें r/√2 डाल दें। तो उससे जो ई की वैल्यू आएगी अपने पास वो ई मैक्सिमम कहला जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू रिंग के एक्सिस पर। इसके बाद ये था B3 क्वेश्चन, और इसके बाद नेक्स्ट इज B4। तो B4 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, एक चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t सेकेंड। तो t टाइम के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने उसको रिलीज किया है तो हमें उसका पता लगाना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो यहां आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हमको दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और ये जो चार्ज क्यू है इसको हमने यहां से रिलीज कर दिया। तो ई यूनिफॉर्म होने से क्या हुआ है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट हो गया। तो जो एक्सेलरेशन इसका आएगा वो कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट QE/m। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी एट आफ्टर टाइम t बतानी है अगर अपने को, तो v बराबर u प्लस at की बात करें। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसको यहाँ हमने रिलीज कर दिया है, तो अगर हमने रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गया QE/m और इनटू टाइम t। ये वेलोसिटी आ गई अपने पास, वेलोसिटी पता लग गया। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर यानी QE/m का होल स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी बताएं तो वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। ये है B4 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट B5 में क्या दिया हुआ है अपने को, अ फ्लैट सर्कुलर फिक्स्ड डिस्क, एक फिक्स डिस्क है और अ चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिस्क। डिस्क पर हमने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चार्ज प्लस क्यू इज थ्रोन विद द काइनेटिक एनर्जी के टुवर्ड्स द
डिस्क अलोंग द एक्सिस। तो क्वेश्चन है ये B5 और इसमें एक डिस्क को हमने फिक्स कर दिया है। तो ये डिस्क है और ये इसकी एक्सिस है और इस पर चार्ज Q है और एक स्मॉल Q चार्ज को हमने यहां से कुछ वेलोसिटी दे करके भेज रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हमने इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी K दे दी इधर की तरफ, काइनेटिक एनर्जी K दी अगर अपन ने इसको इधर की तरफ, तो हमें पता लगाना है कि द चार्ज Q इससे टकरा सकता है क्या, यानी मे हिट द डिस्क एट द सेंटर, मे रिटर्न बैक अलोंग इट्स पाथ आफ्टर टचिंग द डिस्क, फिर मे रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ, और आखिरी ऑप्शन दिया हुआ है कि एनी ऑफ द अबव सिचुएशन इज पॉसिबल। तो अगर हमने इसको कुछ वेलोसिटी दी है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, उस कारण से इसको जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द एक्सिस लगेगा। अभी जो फोर्स इस पर लग रहा है वो क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को कम करते जाएगा, तो कम कर रहा है तो हो सकता है वेलोसिटी कम होते 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 और यहाँ कहीं रास्ते में जीरो हो जाए तो ये यहीं से वापस लौट जाए, या फिर इतनी सफिशिएंट हम वेलोसिटी दे दें कि यहां तक आकर इसको सेंटर वाली पोजीशन पर टच भी कर दे, या ऐसा भी पॉसिबल है कि ज्यादा वेलोसिटी दे दे तो टकरा कर वापस भी चला जाए। जैसे ठीक है, ऐसी स्थिति ग्रेविटी के अंतर्गत मान सकते हैं आप कि जी नीचे की तरफ लग रहा है और किसी ऑब्जेक्ट को हमने वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे दी तो फिर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब वेलोसिटी कम होती जाएगी तो जैसे यहाँ कोई लाइन बना दे तो ये हम इसको कम वेलोसिटी दें तो थोड़ा पहले ही वापस आ सकता है, या फिर ज्यादा वेलोसिटी दें तो इसको टच करते हुए भी वापस आ सकता है या इसके आगे भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही ये बीच रास्ते से ही वापस लौट के आ सकता है, टच करके वापस आ सकता है या टकरा भी सकता है। इसलिए इसमें तीनों ही ऑप्शन पॉसिबल हो गए, इसलिए इसका आंसर हो गया B5 का आंसर डी, एनी ऑफ द अबव थ्री सिचुएशन इज पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी K। यह है B5 क्वेश्चन। और अब इसके बाद नेक्स्ट B6 की बात करें अपन, तो B6 में क्या दिया हुआ है अपने को, B6 क्वेश्चन में the linear charge density on upper half of segment of ring is lambda and lower half it is minus lambda। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दो तरह की चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इस वाले पे दिया हुआ है प्लस 1/4 रिंग पर और यहाँ दिया हुआ है कैसा, माइनस। तो हमें डायरेक्शन पता लगाना है, तो पहले अपन इस हाफ रिंग की बात करें, 1/4 रिंग की इसकी, तो इस 1/4 रिंग के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, एक इधर और एक इधर की तरफ, ये इसके कारण। और ऐसे ही इस नीचे वाले पोर्शन कारण पता लगाएं अगर अपन, इस वाले के कारण, इस वाले पोर्शन कारण, तो इस पर चार्ज डेंसिटी जो है वो है माइनस में, तो चार्ज डेंसिटी माइनस लेमडा है, तो इसके कारण डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी अगर एलिमेंट ले तो, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो ये जो वैल्यू है इसकी है K लेमडा बाय आर, K लेमडा बाय आर, और ऐसे ही इस वाले के लिए K लेमडा बाय आर, K लेमडा बाय आर। तो इसमें ये दोनों नीचे की तरफ है और ये दोनों अपोजिट है, तो ये वाला और ये वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब जो बचा है नेट इन दोनों कारण वो नीचे की तरफ, तो टोटल मिलाकर वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ आ गई और डायरेक्शन वैल्यू क्या होगी 2K लेमडा बाय आर, और डायरेक्शन किधर की तरफ हो गई, नीचे की तरफ। तो ऑप्शन में देखें नीचे की तरफ वाली डायरेक्शन OC वाली डायरेक्शन दे रखा है, इसको OC नाम दिया हुआ है, तो डायरेक्शन हो गई O से C की तरफ, अलोंग OC। यह है B6 क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट B7 में क्या दिया हुआ है हमें, अ पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। तो एक पॉजिटिव चार्ज पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है और इट्स टाइम पीरियड ऑफ SHM कंपेयर टू व्हेन इट इज अनचार्ज, जब ये अनचार्ज था यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा था, क्वेश्चन है 7 नंबर का, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा था तब टाइम पीरियड क्या था इसमें, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू थी जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो वो था 2π√L/g। फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ स्विच ऑन कर दिया ऐसे E। अब E ऊपर की तरफ है तो mg तो इसको नीचे की तरफ लग रहा है और QE वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो जैसे ही अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया तो इस पर नेट फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, mg माइनस QE। mg माइनस QE क्यों, क्योंकि QE ऊपर की तरफ फोर्स लगा इस पर और mg वाला जो है वो नीचे की तरफ लगा, और क्वेश्चन में गिवन है mg इज ग्रेटर देन QE, इसलिए नेट हो गया क्या, mg माइनस QE। तो टाइम पीरियड की वैल्यू लिखना चाहे नए केस में तो 2π√L/ और G इफेक्टिव, और G इफेक्टिव की वैल्यू देखें अगर अपन तो G इफेक्टिव बराबर mg माइनस QE बाय m, यानी
ये जो जी इफेक्टिव बना है वो जी से कम हो गया है। अब जी इफेक्टिव अगर जी से कम हो गया है तो जी इफेक्टिव घटने का मतलब ये वाली वैल्यू कम हो गई, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसके मुकाबले इस वाले केस में टाइम पीरियड बढ़ करके आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा इट्स टाइम पीरियड विल, तो हो गया ए ऑप्शन यानी विल इंक्रीज। ये है B7 क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट आए अगर अपन B8 क्वेश्चन पर, तो उसमें क्या है B8 में, द पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q विल टच द infinitely large plate of uniform charge density sigma if its velocity v is more than। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है अपने को, कौन सा वाला, B8 वाले में एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, और इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, और ये होता है कैसा, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट। और हमें क्वेश्चन में क्या पता लगाना है कि इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी दें, किसी डिस्टेंस d से हम इसको भेज रहे हैं, तो यहां से इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये आकर के इसको जस्ट टच कर सके। तो वेलोसिटी कम से कम कितनी देनी पड़ेगी अपने को, तो इस चार्ज पार्टिकल पर इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ वो कितना, QE। और एक्सेलरेशन की बात करें अगर अपन, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, QE अपॉन m, यानी कितना, Q अपॉन m, और E की वैल्यू कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण। और ये एक्सेलरेशन कैसा आया है, कांस्टेंट। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s का यूज कर सकते हैं। तो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में ये वेलोसिटी हो गई 0, और इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है अपन ने इसमें उसका वैल्यू नाम दिया हुआ है v, तो v स्क्वायर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए -2a, a की वैल्यू डाल दी अपन यहां से q सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन 0, 2m एप्सिलॉन 0 और इंटू s यानी d। तो अगर अपन ये वाली वेलोसिटी देते हैं इसको v, तो जस्ट यहां पहुंच करके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इससे ज्यादा देते हैं अगर अपन तो इसके टकरा भी जाएगा। ये है B8 क्वेश्चन। और इसके बाद इस सेक्शन बी का आखिरी सवाल B9 में क्या दिया हुआ है अपने को, B9 में देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और if the work done by external agent in moving a charge point to Coulomb through a distance 2 meter slowly along the line making an angle of 60 degree with x direction, तो x डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पर जा रहे हैं, और इस दौरान जो वर्क डन करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को वो कितना है, 4 जूल। तो हमें पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ E जो है वो कितना होगा। अब जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें अपन, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल को कैसे लिखते हैं अपन, डेल्टा K प्लस डेल्टा U। अब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है अपने को कि हम इसको एक्सटर्नल एजेंट से जो वर्क डन करा रहे हैं वो स्लोली मूव करा रहे हैं, तो स्लोली मूव करा रहे हैं तो डेल्टा के की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और डेल्टा के की वैल्यू 0 हो गई तो डेल्टा U को आप क्या लिख सकते हैं अपन, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, V जहां पोटेंशियल है तो Q इंटू डेल्टा V वाली टर्म हो गई। या पोटेंशियल से नहीं करना चाहे अगर अपन इसको तो किस तरह से कर सकते हैं, वर्क डन को लिखना है अगर अपने को, तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से लिखे। तो पहले तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चूंकि स्लोली ले जा रहे हैं तो डेल्टा के की वैल्यू 0 हो गई, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक को अपन कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी QE डॉट S वेक्टर। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60 डिग्री के एंगल पर हम इसको लेके जा रहे हैं, और 60 डिग्री के एंगल पर यानी ये तो है डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ का किया हुआ है अपन ने, यहां से 60 डिग्री एंगल के अलोंग, और 2 मीटर डिस्टेंस लेकर के जा रहे हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया है वो है 2 मीटर, और इस पे जो फोर्स लग रहा है QE वो एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो टोटल वर्क डन हो रहा है वो कितना, 4 जूल। तो यहां से वैल्यू डाल दें अपन इसमें, तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें अगर अपन इसमें तो ये हो जाएगा QE इंटू S इंटू कोस थीटा यानी कोस 60। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E बताना है एक्चुअली अपने को, तो यहाँ वैसे माइनस आता वर्क डन बाय एक्सटर्नल में, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ E बताना है तो माइनस हट गया यहाँ से। और वर्क डन की वैल्यू दे रखी है अपने को 4 जूल, और चार्ज Q की जो वैल्यू दे रखी है अपने को वो है 0.2 कूलम। E की वैल्यू में पता लगानी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 2 मीटर, और कोस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये जो 0.2 है इसको नीचे भेज दिया, तो 4 अपॉन 0.2 यानी E की वैल्यू कितनी हो गई, 4 अपॉन 0.2, इसका मतलब 40/2 यानी कितना,
20 न्यूटन पर कूलाम, यानी ऑप्शन डी। तो ये है सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। डिस्कशन में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में पहले सवाल करते अपन 1, 2, 4 एंड 5। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को? पहले वाले में दिया हुआ है कि A total charge 20 microcoulomb is divided into 2 equal part। हमें दो पार्ट में 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट नहीं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और कुछ डिस्टेंस पे रखना है। तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कराना है हमको। तो फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो तो मान लो अपन ने इसको क्यू चार्ज दिया, अब टोटल कितना 20 माइक्रोकूलम। तो क्यू इसके पास है तो इसके पास कितना हो जाएगा 20 माइनस क्यू, और इनके बीच की कुछ सेपरेशन है। अब हमें फोर्स को मैक्सिमम करना है, इनके बीच लगने वाले फोर्स की को मैक्सिमम करना है। तो कितना होगा फोर्स की वैल्यू यहाँ पे F इक्वल टू के क्यू 20 माइनस क्यू और अपॉन आर स्क्वायर यानी डी स्क्वायर। तो फोर्स का फंक्शन बन गया। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर देते हैं। तो डी एफ बाई डी क्यू को जीरो के बराबर कर दें, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें और इसको के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ कैसे लिख सकते हैं इस वाले को, ये हो गया 20 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो 20 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहां से अब इसका डिफरेंशिएशन करें अगर अपन तो कितना हो गया, ये हो गया क्यू तो अंदर गया, तो 20 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसका 20 माइनस 2 क्यू इक्वल टू 0। तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया 10 माइक्रोकूलम। इसका मतलब हमें उन दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। यह है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अपन, तो 2 में क्या है, 2 में डायग्राम देखें जो दिया हुआ है, यहाँ बनाया हुआ है पहले ही। The magnitude of electric force on 2 microcoulomb charge placed at center O। तो सेंटर O पर रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पर सेंटर का नाम O दिया हुआ है और यहाँ पर एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर ये कुछ चार्ज ऐसे रखे हुए हैं ए बी सी डी ई एफ पर, 2 माइक्रोकूलम ए बी सी पर और -2 माइक्रोकूलम डी ई एफ पर, तो हमसे पूछा है कि यहां जो सेंटर पे चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम, इस पे फोर्स कितना लगेगा, और हमें इसकी साइड दे रखी है ट्राइंगल की 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी साइड हो गई। तो ये जो ट्राइंगल है ये वाला, कोई एक ट्राइंगल बनाए पहले, और ट्राइंगल में ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि अपने को ये वाला डिस्टेंस ए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अब जो है ये वाली भी डिस्टेंस निकालने, तो ये 60 पूरा एंगल है तो 30 डिग्री एंगल हो गया, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया तो a/2 हो गया यानी 5 सेंटीमीटर हो गया। और इस डिस्टेंस को अगर अपन r नाम दें इस वाले को, तो ये अगर r है तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 5/r। 5 ये है, r ये हो गया, तो r की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, ये है √3/2। तो वैसे अपन इसको सीधा जानते हैं √3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई r, और ये हो गया 10/√3। a/√3 से सीधा भी हम इसको यूज कर सकते थे। अब देखो जो चार्ज यहाँ रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसे लगेगा, इस प्लस के कारण इधर की तरफ, इस वाली डायरेक्शन में, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, इसी वाली डायरेक्शन में। और इस वाले प्लस के कारण किधर की तरफ लगेगा, इस वाली लाइन के अलोंग जो फोर्स लगेगा वो इस वाली डायरेक्शन में, और इस प्लस क्यू के कारण इधर की तरफ लगा। अच्छा, ये माइनस क्यू वाला भी साथ में लिखना चाहें अगर अपन, तो इसके कारण किधर लगेगा, इसी वाले डायरेक्शन में। तो जो फोर्स है वो किस तरह से लग रहा है, जैसे एक चार्ज लिया अपन ने, तो उसके सेंटर पर यहाँ पर जो फोर्स इस वाले कारण लग रहा है वो ये वाली डायरेक्शन में है। अब इसको अगर अपन F कहें, ये चार्ज Q यहाँ पर और ये चार्ज Q यहाँ पर, और इस वाले फोर्स को अगर अपन F कहें तो F की वैल्यू क्या बन गई, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू बनी। अब ये तो एक चार्ज के लिए बनाया, अब यहाँ 6 चार्ज है, तो 6 चार्ज के लिए कैसे बनाएंगे, 6 चार्ज के लिए इस प्लस क्यू कारण इधर की तरफ और इस माइनस क्यू कारण भी इधर की तरफ, तो दोनों मिलाकर F और F मिलाकर कितना हो गया 2F। तो इस वाले डायरेक्शन में ये फोर्स हो गया 2F। और ऐसे ही ये दोनों, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू हुआ, ये वाला देखें, ये प्लस क्यू कारण इधर की तरफ और इस वाले माइनस क्यू कारण इधर की तरफ, ये भी F और ये भी F, तो ये वाला कितना हो गया 2F। और इनके बीच का ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो ये वाला एंगल जो है, ये 6 बराबर पार्ट है ऐसे, ये वाला 1 पार्ट, 2 पार्ट, और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो हर एक एंगल जो है ये वाला वो कितना कितना है 60 डिग्री। तो ये जो 2F बना ये वाला और ये जो 2F बना है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री। और ऐसे ही
ये वाला प्लस क्यू वाला हो गया, ये वाला प्लस क्यू वाला हो गया। इस वाले को देखें तो इस वाले कारण इधर की तरफ प्लस एफ और इस वाले कारण भी फोर्स जो है इधर की तरफ एफ, तो टोटल मिलाकर इधर 2f और ये वाला एंगल जो है वो भी 60 डिग्री, तो ये हो गया 2f और ये जो एंगल बना है इस तरह से ये वाला एंगल जो है वो भी 60 डिग्री। तो अब ये जो फोर्स बने हैं इसमें ये 2f तो इधर ही रहने देते हैं, ये जो 2f और 2f है इसका कंपोनेंट करें अगर अपन तो 2f sin 60 और 2f sin 60 ये तो कैंसिल हो जाएगा और 2f cos 60 और 2f cos 60 इधर की तरफ आ जाएगा, तो इस 2f cos 60 का इधर कितना बनेगा f और इस 2f cos 60 का इधर कितना बनेगा इस वाले 2f cos 60 का f, तो टोटल मिलाकर इधर की तरफ फोर्स कितना हो गया 4f, तो इधर की तरफ टोटल मिलाकर फोर्स हो गया 4f, तो f हमने लिख ही रखा है तो टोटल मिलाकर फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां वाले चार्ज पर 4f के बराबर। तो पहले अपन ने क्या किया, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ था इसकी साइड से a से ये r निकाल लिया, एक बार हमें r पता लग गया, इस प्लस क्यू कारण इधर की तरफ 4f लग रहा था, इस माइनस क्यू कारण भी इधर की तरफ f, तो टोटल मिलाकर वो 2f हो गया और ऐसे ही इस प्लस क्यू कारण इधर की तरफ f माइनस क्यू कारण f तो वो भी 2f हो गया और ऐसे ये 2f हो गया, ये एंगल 60 डिग्री था, इनके कंपोनेंट कैंसिल हो गए और इधर वाला जुड़ करके टोटल फोर्स की वैल्यू पता लग गई। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 कंडक्टर का, इसलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है और 4 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को कि 2 पॉइंट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन आर फिक्स्ड एट पॉइंट ए एंड बी, तो ये ए और बी वाली पोजीशन पर चार्ज दिए हुए हैं और थर्ड स्मॉल चार्ज इज टू बी प्लेस्ड एट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर तीसरा चार्ज रखना है ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द टू चार्जेस, तो हमें पता लगाना है कि थर्ड स्मॉल चार्ज को कहाँ रखें, इज टू बी बैलेंस्ड एट पॉइंट पी, बैलेंस करना आते हैं अपन उसको इक्विलिब्रियम में लाना आते हैं, तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए किस तरह से लाएंगे इक्विलिब्रियम में, तो ये वाला जो चार्ज है उसका नाम है प्लस क्यू और ये वाला जो चार्ज है इसका नाम है माइनस क्यू। अब इसे किस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं अपन, तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल करें। अब इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में देखें तो प्लस क्यू के कारण रिपल्शन, माइनस क्यू के कारण अट्रैक्शन, तो दोनों के कारण ही डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के बीच में तो जीरो आ नहीं सकता है। यहां पर देखें यहां वाली पोजीशन पर क्या, प्लस क्यू कारण रिपल्शन, माइनस क्यू कारण अट्रैक्शन, अब डायरेक्शन अपोजिट तो आ रही है लेकिन अब मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में इधर R1 स्क्वायर इधर R2 स्क्वायर, तो इधर से R कम है तो इधर का R ज्यादा है, अब के क्यू तो सेम है तो इसलिए R अलग अलग होकर के दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये दोनों बराबर इधर भी नहीं हो पाएंगे इधर भी नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब इस लाइन ज्वाइनिंग पर कहीं भी कोई पोजीशन पॉसिबल नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 5 वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है अपने को कि एक डायग्राम बना करके दिया हुआ है, ई वर्सेज एक्स का ग्राफ बना के दिया हुआ है, तो ई वर्सेज एक्स के ग्राफ में ये है एक्स और ये है ई और जो ग्राफ बना के दिया है वो कुछ इस तरह से बना के दिया हुआ है और इसमें पोजीशन जो है ये वाली पोजीशन जो है इसको ए बोला हुआ है और इस वाले को बी बोला हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर ए पर कोई चार्ज रखें और बी पर कोई चार्ज रखें तो उसका साइन वैल्यू क्या हो सकती है, तो चार्ज के लिए देखें कि दोनों अगर प्लस क्यू लेते हैं अपन, दोनों प्लस क्यू लेते हैं तो इस बीच वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो जीरो आ रही होगी, लेकिन यहां तो जीरो नहीं है, इसका मतलब दोनों का साइन सेम नहीं हो सकता, दोनों प्लस क्यू नहीं हो सकते दोनों माइनस क्यू नहीं हो सकते, तो अब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू लेकर चेक करें, तो मान लो ये प्लस क्यू लिया और ये माइनस क्यू लिया और यहां मन में कूलाम चार्ज माना, तो प्लस क्यू कारण रिपल्शन और माइनस क्यू कारण अट्रैक्शन, तो डायरेक्शन इधर की तरफ आई, यानी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने को कहा है, इस कारण से ऊपर की तरफ ग्राफ बना देंगे, तो ये एक प्लस क्यू माइनस क्यू हो गया। मान लो अगर अपन इसको माइनस क्यू और प्लस क्यू लेते तो फिर क्या होता, माइनस क्यू और प्लस क्यू लेने की स्थिति में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस क्यू कारण इधर की तरफ और प्लस क्यू कारण इधर की तरफ, तभी ग्राफ नीचे की तरफ बनता है, नहीं ऐसे, इसका मतलब पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना, ये वाला प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है जिसे एक रिंग दे रखी है अपने को और ये सेंटर है इसका और थीटा एंगल वाली पोजीशन पर लेमडा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेमडा बराबर लेमडा नोट साइन थीटा, जहां लेमडा नोट कांस्टेंट है और लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है और हमें रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल पता लगाना है, तो रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल कैसे पता लगाए अपन, तो उसके लिए अपने पास
दो रास्ते हैं, एक तो एलिमेंट ले लो और दूसरा रास्ता ये है कि क्या हम सीधा ही के क्यू टोटल अपॉन आर का यूज कर सकते हैं, वी एट सेंटर बराबर के क्यू टोटल अपॉन आर। हाँ, क्योंकि रिंग के लिए तो हमने देखा था कि सेंटर और एक्सिस पर पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए ही आंसर जो है वो के क्यू टोटल अपॉन आर से लिख सकते हैं। तो जब इसका यूज कर सकते हैं तो देखो क्यू टोटल तो हम सीधा ही लिख देंगे, कितना हो जाएगा इसका क्यू टोटल, टोटल चार्ज इसका 0। क्यों? क्योंकि साइन थीटा है ना, तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो टोटल मिलाकर वैल्यू जो है वो 0 आ गई। आप चाहो तो इसको इंटीग्रेशन से कर सकते हो। डीवी कैसे लिखोगे? एलिमेंट ले लो, थीटा पर जाकर के दीजा विड्थ का एलिमेंट ले लिया और ये जो एलिमेंट लिया है इस पे चार्ज कितना बनेगा, लेमडा इंटू आर डी थीटा के डी क्यू अपॉन आर। और टोटल निकालना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन कर दें। इसमें से क्या बन गया, ये के आर कैंसिल हो गया और लेमडा का वैल्यू क्या लिख दिया, लेमडा नॉट और इंटू साइन थीटा डी थीटा और 0 से लेकर 2 पाई तक की लिमिट लगा दी। तो 0 से 2 पाई तक का साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0। तो सेंटर पर जो वैल्यू है वो 0 आ गई। यह है रिंग के कारण पोटेंशियल का वैल्यू। अब जैसे अपने को डिस्क के लिए आंसर निकालना है, डिस्क के लिए पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो डिस्क वैसे पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर तो स्फीयर ही है सबसे ज्यादा पॉपुलर। तो अपन निकालना चाहते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। तो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की बात करें, हेडिंग अभी लिखता हूं, तो उसके एक्सिस पर निकालना चाहते हैं अपन। तो ये है डिस्क और इसके एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमें किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है, v ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस पर। तो कैसे लिखें, एलिमेंट ले लें। क्या एलिमेंट लें, रिंग। तो अपन ने आर पर जाकर डी आर विड्थ का रिंग ले लिया, इसे आर पर जाकर डी आर विड्थ का रिंग ले लिया और इस रिंग के लिए ये डिस्टेंस कितनी जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो रिंग है इस पर चार्ज डी क्यू कितना बनेगा, मान लो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो डी क्यू कितना बन जाएगा, तो ये है अपने पास पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस पर। तो v बराबर इंटीग्रल dv बराबर के डी क्यू अपॉन, रिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डालें तो क्या बन जाएगा, वैल्यू v बराबर के और डी क्यू क्या लिख सकते हैं अपन, डी को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2 πr इंटू डी आर, सिग्मा इंटू 2 πr इंटू डी आर और अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट लगा दें। स्मॉल आर की लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो इसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल की वैल्यू पता लग जाएगी अपने को। पोटेंशियल का इसका आंसर पॉपुलर तो नहीं है, तो इसलिए जो है इसको इंटीग्रेट कर लेना आप लोग और आंसर देख लेना शीट में, वी पोटेंशियल का क्या आंसर आएगा। अब आते हैं अपन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्फीयर। तो स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकालना आते हैं अपन, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, एक होलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर और पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर दोनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू। तो हेडिंग है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। अब वापिस यूनिफॉर्मली चार्ज पर आ गए। रिंग के लिए तो अपन ने यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली दोनों के लिए आंसर लिख दिया था, लेकिन स्फीयर के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू निकालना आते हैं। और ये जो होलो स्फीयर है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर और अंदर और चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। अब फिर से अपने पास दो रास्ते हैं, क्या, माइनस ई डॉट डी एक्स और इंटीग्रल डीवी। तो इन दोनों में से क्या आसान पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो अगर अपन आंसर निकालने के लिए इंटीग्रल डीवी वाला रास्ता चुनते हैं तो क्या एलिमेंट लेना पड़ेगा अपने को, यहां पे आंसर निकालना है तो रिंग ले लेंगे यहां पे थीटा पर जाकर के और डी थीटा बिट के ऐसे। और
ये हो जाएगा अपने पास, ये आर है तो सामने वाला आर साइन थीटा या आर कोस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, टोटल मिलाकर ये स्मॉल आर है तो ये हो जाएगा आर माइनस आर कोस थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन करके आंसर निकालना पड़ेगा अपने को। तो इंटीग्रल डीवी बड़ा रास्ता पड़ेगा, तो इस बार ये यूज नहीं करेंगे अपन। इस बार जो तरीका हम यूज करने वाले हैं वो क्या, वो है ई डॉट डी एक्स। क्यों, क्योंकि होलो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए होलो स्फीयर सेंटर पर रखे पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करता है, तो हमारे लिए ज्यादा आसान वो पड़ेगा। तो अभी हम इनफाइनाइट से चलते हुए आ रहे हैं, अब तक एक्स डिस्टेंस पर आ चुके हैं और यहां से फर्दर dx इधर की तरफ और आ रहे हैं। तो अपन जो तरीका यूज करने वाले हैं वो है ई डॉट डी एक्स। तो v बराबर माइनस ई डॉट डी एक्स वाले मेथड से पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं अपन। तो v बराबर माइनस ई डॉट डी एक्स। अब देखो e की वैल्यू क्या बनेगी होलो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए, तो वो हो गया माइनस ई डॉट डी एक्स ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इनफाइनाइट से जब इधर की तरफ आ रहे हैं तो एक्स डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस डी एक्स और इंटू कोस एक्स सी, और इनफाइनाइट से लेकर आर तक। आप देख सकते हैं कि लाइन बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसी बन गई है। तो पॉइंट चार्ज जैसी बन गई तो पॉइंट चार्ज जैसे आंसर आ गया क्या, के क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल होलो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए जो बना है वो है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो अगेन याद रखना बड़ा आसान है, बाहर वाले पॉइंट के लिए होलो स्फीयर कैसे बिहेव कर रहा है, जिसे इसे उठा करके सेंटर पे रख दो और एक पॉइंट चार्ज का जो आंसर होगा आर डिस्टेंस पर वही आंसर आ गया। तो हमें बाहर वाले पॉइंट के लिए याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला था कि बाहर वाले पॉइंट के लिए होलो स्फीयर को उठा के सेंटर पर रख दो, ऐसे ही पोटेंशियल के लिए भी हमने बोला कि बाहर वाले पॉइंट के लिए सेंटर पे रख दो तो जो आंसर आएगा वो आंसर है के क्यू बाय आर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चार्ज होना चाहिए इस होलो स्फीयर पर वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज, तब के लिए ये आंसर है ना। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज किया है ये तभी के लिए तो था जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही ये लिखा था, इसलिए पोटेंशियल का आंसर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही है। ये पोटेंशियल का आंसर आ गया बाहर वाले पॉइंट के लिए। अब अंदर वाले पॉइंट के लिए निकालें, तो अंदर वाले पॉइंट में बताओ होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो इनफाइनाइट से किसी पोजीशन तक आने के लिए तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन एक बार सरफेस पर आ गए तो फिर उसके बाद अंदर जाने के लिए कुछ वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर अपन पोटेंशियल की डेफिनेशन वाइज चलें तो हमें कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली बोल देंगे कि बताओ सरफेस तक आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, पोटेंशियल एट सरफेस कितना हुआ, तो यहां डाल दिया कैपिटल आर, तो ये बन गया के क्यू बाय आर। और एक बार अगर हम सरफेस पर आ गए तो उसके बाद अंदर जाने के लिए कोई वर्क डन करना पड़ेगा कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं करना पड़ेगा। तो जो अंदर का पोटेंशियल है वो कितना होगा, वही जो सरफेस का पोटेंशियल है उसके बराबर। तो अंदर का पोटेंशियल के क्यू बाय आर के बराबर ही हो जाएगा। और अगर अपन इसको निकालना चाहें ई डॉट डी एक्स से तो वो कैसे निकालेंगे, तो ई डॉट डी एक्स से निकालने के लिए अपने को ये जो इंटीग्रेशन किया है इसको दो हिस्सों में करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, एक इनफाइनाइट से सरफेस तक और एक सरफेस से अंदर वाले पॉइंट तक। ऐसा क्यों, दो हिस्सों में इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ई की, बाहर के लिए अलग और अंदर के लिए अलग। तो ये जो भी अपन ने आंसर निकाला था ये वाला, ये तो था आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर वाले पोजीशन के लिए वाया के क्यू बाय आर। अब अंदर वाले के लिए हमने डायरेक्ट तो लिखा, ऐसे भी निकाल करके देखते हैं इनसाइड वाली पोजीशन के लिए पोटेंशियल। तो पोटेंशियल होलो स्फीयर के कारण, लेकिन इस बार अंदर वाली पोजीशन के लिए। तो यह है होलो स्फीयर और हमें आंसर निकालना है होलो स्फीयर के अंदर वाली पोजीशन के लिए। तो सेंटर से किसी डिस्टेंस आर के लिए, यानी यहां के लिए निकालना चाहते हैं, तो यहां के लिए निकालने के लिए हमने v को दो टुकड़ों में लिख दिया, ई डॉट डी एक्स वाली वैल्यू को। ई डॉट डी एक्स कहां से कहां तक के लिए, ई डॉट डी एक्स इनफाइनाइट से लेकर सरफेस तक और सरफेस से लेकर अंदर जिस पोजीशन तक आ रहे हैं वहां तक, ई डॉट डी एक्स। तो इसमें से बताओ बाहर वाली पोजीशन के लिए ई डॉट डी एक्स क्या बनेगा, तो बाहर वाले के लिए पॉइंट चार्ज जैसा ही, यानी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स कोस एक्स सी। और ये वाली वैल्यू क्या बनेगी अंदर ई के लिए, ये वाली वैल्यू 0, तो 0 इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब ये तो हो गया 0 और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, के क्यू बाय आर। तो v एट आर लेस देन इक्वल टू आर जो है वो किसके बराबर आ गया, के क्यू बाय आर। ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब दोनों को मिलाकर साथ लिखना चाहें
यानी इनसाइड और आउटसाइड दोनों वाली वैल्यू को मिलाकर। फिर ग्राफ बनाना चाहें अगर अपन तो वो किस तरह से बन रहा होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू लिखें अगर अपन V एट R ग्रेटर देन इक्वल टू R, वो क्या आया, वो आया KQ अपॉन स्मॉल r, और V एट R लेस देन इक्वल टू R। अच्छा, इक्वल टू दोनों तरफ इसलिए क्योंकि दोनों तरफ ही वैल्यू जो है इक्वल टू R डालने पर एक जैसा आ जाएगा। तो ये है बाहर वाले पॉइंट के लिए होलो स्फीयर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और ये अंदर वाले पॉइंट के लिए। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका क्या, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो होलो स्फीयर को उठा करके सेंटर पर रख देंगे, वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा। और अंदर वाले पॉइंट के लिए कैसे याद रखेंगे, देखो अंदर वाले पॉइंट का आंसर क्या आ रहा है, वही जो सरफेस का है। तो होलो स्फीयर के लिए ऐसे बोला करेंगे अपन कि होलो स्फीयर के अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। कैसे बोलेंगे अंदर वाले पॉइंट के लिए, होलो स्फीयर के अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। इसके लिए ग्राफ बनाना चाहें अगर अपन V वर्सेज R का, तो बताओ ग्राफ कैसा बन जाएगा। पहले तो ये ऐसे चलेगा KQ बाय R, कांस्टेंट वैल्यू कहां तक, सरफेस तक, और फिर उसके बाद बाहर वाली पोजीशन के लिए ऐसे KQ बाय R, यानी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये है होलो स्फीयर के लिए ग्राफ। अब होलो स्फीयर के लिए एक दो छोटे छोटे सवाल करना चाहें अपन, तो फॉर्मूला याद रखने के लिए कैसे याद रखा अपन ने, बाहर वाले पॉइंट के लिए तो उठा करके सेंटर पर रख दिया, और अंदर वाले पॉइंट के लिए कैसे याद रखा, होलो स्फीयर के अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। अब जैसे मान लो कि हमने ये एक होलो स्फीयर लिया और ये एक और होलो स्फीयर लिया, ये है इसका सेंटर, कुछ पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, जैसे ये A, ये B, ये D, इसकी रेडियस है मान लो R1, इसकी रेडियस है R2, और ये है कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर। अब हमें पोटेंशियल लिखना है अलग अलग पॉइंट का। अच्छा, दो पॉइंट ये सरफेस पर भी ले लेता हूं मैं, ये G और ये H, इन पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखना है अपने को, VA, VB, VD, VG, VH और एक VG माइनस VH, ये कुछ वैल्यूज निकालनी अपने को। तो सबसे पहले पॉइंट ए पर निकालें अगर अपन आंसर, कितना आएगा, देखो ए वाला पॉइंट कहां पर है, ए वाला पॉइंट इस होलो स्फीयर के भी अंदर है और इस वाले होलो स्फीयर के भी अंदर है, दोनों के ही अंदर है। तो बताओ अंदर क्या पोटेंशियल होता है, इस पे चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, तो अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। तो ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल इसके कारण लिखे तो क्या बनेगा, वो बनेगा KQ1 अपॉन अंदर वाले पॉइंट का सरफेस के बराबर यानी R1, और ए वाला पॉइंट इस वाले के लिए भी कहां पर है, अंदर, तो उसके लिए क्या बनेगा KQ2 बाय R2। बी पर लिखें, बी वाला पॉइंट इसके कहां पर है, बाहर, तो इसे उठा के कहां रख दें, सेंटर पे, तो क्या बनेगा KQ1 अपॉन और सी से बी की डिस्टेंस यानी क्या CB, और प्लस बताओ इसके लिए कहां पर है बी पॉइंट, अंदर, तो अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। और डी वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखें, वो क्या बनेगा, तो दोनों के लिए ही बाहर है, तो इसका मतलब दोनों के लिए उठा के सेंटर पर रख दें, तो KQ1 अपॉन CD प्लस KQ2 अपॉन CD। जी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, जी वाला इसके ऑलरेडी सरफेस पर है, तो KQ1 अपॉन R1, और इसके कहां पर है, अंदर, तो अंदर वही पोटेंशियल जो उसकी सरफेस पर होगा यानी क्या KQ2 बाय R2, और H वाला पॉइंट इसके कहां पर है, बाहर, उठा के सेंटर पर रख दो, तो KQ1 अपॉन R2, और दूसरे वाले कहां पर है, सरफेस पर, तो सरफेस वाले वैल्यू। अब VG माइनस VH करें अगर अपन, तो क्या आएगा, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और यहां बचा KQ1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अच्छा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया ना, इसकी क्या विशेषता आई है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें Q2 तो आया ही नहीं है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, इसका इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ऐसा क्यों है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो किस कारण आएगा, 2 के कारण, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो किस कारण आएगा, यहां 1 के कारण, और यहां बाहर वाली पोजीशन पर 1 और 2 दोनों कारण। तो जब हम इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं VG माइनस VH, तो उसमें Q2 का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट से जब एस तक आ रहे हैं तब वाले केस में
Q2 का वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, लेकिन H से G पर जाने के दौरान Q2 की वैल्यू का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस Vg माइनस VH, ये है पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर।